चलो, भारत में सहकारी समिति अधिनियम 1960 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? चलिए बताइए। देखिए, आपके सवाल इस लेवल के आने वाले हैं और आपको ऐसे सवालों को अभी समझना पड़ेगा कि मैं पढ़ाई कैसे करूंगा सहकारिता का। देखिए, इसमें अलग अलग टॉपिक्स है, पर सवालों को ऐसे जमा के दिया जाएगा तो आप कैसे करेंगे। एक प्रकार का डेमो वीडियो भी है आपका, है ना, हमारे कोर्स से रिलेटेड आपके लिए डेमो वीडियो। बच्चों जवाब दीजिए। भारत में सहकारी समिति, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा, इसके बारे में नॉलेज होगा, तो भारत में सहकारी समिति अधिनियम 1960 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था बताऊं आपको? सहयोग के माध्यम से सदस्य की आर्थिक व सामाजिक बेहतरी की सुविधाजनक बनाना। मतलब कहने का मतलब सहयोग करना और उनको आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से उनको और बेहतर बनाना, बेस्ट बनाना था। इसका मतलब ये था बच्चों, ठीक है ना? ठीक है, इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। अब यहां पे समझेंगे क्या होगा। भारत में जो सहकारी समिति अधिनियम 1960 का जो प्राथमिक उद्देश्य था, सहकारी समितियों का गठन करना। भाई गठन कब करेगा? भाई उनको जोड़ना, बनाना, है ना, गठन करना, संचालन में बढ़ावा देना, ताकि समिति के सदस्य आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से उन्नति को सुनिश्चित कर सके, है ना। और सहकारी समितियों के माध्यम से सदस्य की आर्थिक व सामाजिक सुधार में एक सुनिश्चितता लाए, मतलब उनमें सुधार लाए। तो सहकारी समिति को गठन करने का यह निर्णय लिया गया था, उनसे जुड़े सदस्यों को सामाजिक रूप से बेहतर बनाना, स्ट्रांग बनाना। इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। आगे चलते सेशन में, ठीक है। किस प्रकार की सहकारी समिति मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करने से संबंधित है? ऐसा सवाल भी आएगा। और याद रखना, जो एग्रीकल्चर के सवाल है, कृषि के सवाल है, ऐसा सवाल भी आएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिए। पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ये सारे कमेंट आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हो ना, ये सारे कमेंट आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हो, है ना। इसको समझिए बच्चों, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस प्रकार की सहकारी समिति मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसान को वित्तीय सहायता व ऋण प्रदान करने के लिए संबंधित है। जवाब दीजिए। आपका दिमाग आ रहा होगा तो कमेंट करिए बच्चों, है ना। अच्छा सवाल है, इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो एकदम नॉर्मल सी बात है भाई। यहाँ पे किसानों की बात हुई है तो एग्रीकल्चर ऋण सोसाइटी होगा ना, कृषि ऋण सोसाइटी के माध्यम से किसानों को ऋण प्रदान किया जाता है। यही समितियां क्या बनती है? जो जिला सहकारी बैंक होते हैं ना, जो ग्रामीण बैंक होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, एपेक्स बैंक होते हैं, मैक्सिमम किसानों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किसानों को लोन देने के लिए, ऋण देने के लिए। सवालों की क्वालिटी आपकी इस टाइप की रहेगी एग्जाम में, ये थोड़ा आप समझ के चलना बच्चों, ठीक है। ऐसे सवाल को छोड़ना नहीं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा समझाता हूं कि एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के बारे में समझाता हूं। एक प्रकार की यह सहकारी समिति में आती है, यह बात तो क्लियर है, जो कि किसानों को, कृषि क्षेत्र के लोगों को कृषि वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। मतलब किसानों को ऋण क्यों लिया जाता है? उनके एग्रीकल्चर लैंड के लिए, उनके बीजों के लिए, उनके इक्विपमेंट के लिए, है ना, ट्रैक्टर लेना है, बहुत सारे मशीन्स लगते हैं, पानी के लिए, बोर के लिए, तो ये इस सोसाइटी के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। और इन सोसाइटियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यह भी याद रखेंगे, किसानों को कृषि कार्य के आर्थिक समर्थन देना। भैया याद रखिए, पानी नहीं गिरा, है ना, कई साल पानी नहीं गिरता है, बंजर रहता है, मतलब उसमें पानी पिलाना है, उसको विकास करना है, खेत को वापस से उपजाऊ बनाना है, बहुत 100 प्रकार के काम होते हैं। तो किसान क्या करते हैं? ऋण लेते हैं। अब ऋण स्टेट बैंक से तो लेंगे नहीं, उनके लिए एक सोसाइटी बनाई गई है, कृषि ऋण सोसाइटी, जिसमें कृषि उपकरण की खरीदी, बीज, खाद्य, पानी की आपूर्ति, अन्य कृषि संबंधित आवश्यकताओं को वित्तीय सहायता शामिल हो सकती है। तो ये होता है एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये भी सहकारी समिति में आती है बच्चों। ऐसे सवालों को भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां तक मेरी बातें क्लियर हो गई होगी। आगे चले। अच्छा, इसके बारे में और भी है। एक्चुअल में इसका उद्देश्य क्या है? एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का उद्देश्य क्या है? आमतौर पे किसानों को सस्ते ऋण देना, है ना भाई, सस्ते ऋण और कम ब्याज। क्योंकि किसान जो बहुत आत्महत्या कर रहे थे ना, ये सब चीजें पहले से लाई गई है, ये योजना पहले की है, ताकि कृषि अपने उत्पादन में वृद्धि कर सके और आर्थिक रूप से अपने आप को सुधार कर सके, ठीक है। इन सोसाइटियों में किसानों के बीच सहकारी रूप से संगठित किया जाता है और ऋण प्रदान करने के लिए बैंक रूप से काम कर सकती है। जिला सहकारी बैंक, अगर आपने सुना होगा, जिला सहकारी बैंक, यही बैंक होती है जो ऋण प्रदान करती है। इनका मुख्य लक्ष्य होता है किसानों की आर्थिक स्थिति को ठीक करना। भाई गरीब किसान है, कहां से पैसा लाएगा? पानी नहीं गिरा, कुछ नहीं गिरा, मतलब कहां से पैसा लाएगा? तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? मिनिमम 0% इंटरेस्ट रेट भी रहता है, कहीं कहीं कुछ चार्जेस करती है, पर वो सब्सिडी में चली जाती है और आपको पैसा देना नहीं पड़ता बच्चों। इस बात को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कराता हूं। सहकारी समिति अधिनियम 1960 के तहत भारत में सहकारी बैंकों की देखरेख और विनिमय के लिए कौन सा नियामक प्राधिकरण जिम्मेदार है? मतलब जो देखो समझना, सहकारी समिति अधिनियम 1960 के तहत भारत में सहकारी बैंकों की देखरेख, सहकारी बैंक क्या हुआ भाई? जिला सहकारी बैंक होगा ना। आप जिस जिले में रहते हो, जिला सहकारी बैंक होगा, उनकी देखरेख और उनका जो ट्रांजैक्शन होता है उसको देखने के लिए जिम्मेदार संस्था कौन है, ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जिला सहकारी बैंक की देखरेख कौन करता है ना। इस बात को याद रखना। देखिए विनिमय, ये यहीं पे बच्चे फंसेंगे। विनिमय बेटा याद रखना, जो हमारे बैंक्स होते हैं, ये जो एग्रीकल्चर बैंक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये एग्रीकल्चर बैंक नहीं है, कृषि बैंक नहीं है, ये है ना, ये बैंक है। बैंकों की देखरेख कौन करता है भाई? बैंकों की देखरेख कौन करता है?
ये तो ऑलरेडी बैंक है ना भाई, जिला सहकारी बैंक होता है और नाबार्ड होता है। इनकी देखरेख करने वाले का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। ये सभी आरबीआई के गाइडेंस के तहत काम करते हैं। भाई बैंकों का बैंक कौन है? बैंकों की देखरेख करने वाला बैंक कौन है? आरबीआई है ना। भारत में सहकारी बैंकों की देखरेख आरबीआई करता है, नाबार्ड नहीं करता। नाबार्ड खुद बैंक है जहां पे एग्रीकल्चर लोन्स मिलते हैं, है ना। कृषि ग्रामीण विकास बैंक है ये जिला सहकारी बैंक की देखरेख नहीं करेगा। ये दोनों सेम इक्विवेलेंट चीज है ना। ये राष्ट्रीय स्तर पर है, पूरे इंडिया लेवल पर है, ये स्टेट लेवल पर है। इनकी देखरेख करता है कौन? आरबीआई। ऐसे सवालों को आप गलत करके आओगे नो डाउट, क्योंकि दिमाग में हमारा नाबार्ड 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 छपा हुआ है। और आप क्वेश्चन की क्वालिटी को समझो भाई। सरकारी बैंक, ये भी गवर्नमेंट की बैंक है ना, ये भी गवर्नमेंट की बैंक है, सहकारी बैंक है ना। तो ये याद रखना आरबीआई करता है। आरबीआई सभी बैंकों के समझ लीजिए देखरेख करने वाला ही बैंक है वो, ठीक है। यहां गलती नहीं करना बच्चों, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, समझेंगे इसको, है ना, क्लियर कर लेते हैं। सहकारी समिति अधिनियम 1960 के तहत भारत में सहकारी बैंकों की देखरेख विनिमय के लिए जिम्मेदार जो ब्रांच है, जो मतलब समझो जिम्मेदार एक प्राधिकरण है, उसे बोला जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना, हमारे यहां जिला सहकारी बैंक हो या नाबार्ड हो, उसकी देखरेख, उसके ऊपर जो पैनल होता है देखने वाला, वो आरबीआई है। आरबीआई सहकारी बैंक वित्तीय स्थिरता की निगरानी और पर्यावरण की रक्षा के विस्तार को पूर्ण क्षमता रखता है, मतलब ध्यान देता है। यह सरकारी बैंकों में जो लेन देन होता है, ये सभी आरबीआई के अंडर गाइडेंस होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते, हर चीज को फिक्स किया जाता है। आरबीआई रिपोर्ट करती है किसको? इंडियन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है ना। तो आरबीआई के अंदर ही ये सब चीजें होती है बच्चों, अच्छे से दिमाग में बैठा के चलो, ठीक है। चलो 1962 के नियम, है ना, सहकारी अधिनियम 1962 के तहत किस अधिनियम के तहत बनाया गया सहायक नियम कौन सा है? कहने का मतलब 1962 के नियम को किस अधिनियम के तहत बनाया गया, उसका सहायक नियम कौन सा है? चलिए बताइए, सहायक नियम कौन सा है? मतलब जब 1962 का नियम लाया गया तो भाई साहब इसके सहायक नियम कौन सा है? सहायक नियम कौन सा होगा भाई? उससे पहले वाला, है ना। क्लियर हुआ? 1960 कोई भी चीज अपडेट होगी तो पिछले वाले को देख के अपडेट करेंगे ना भैया। देखो नियम वही रहते हैं, अपडेशन होता है। जब 1960 में नियम बना, उसका अपडेट कब आया? अपडेट मतलब कुछ नियम और हुए, वो 1962 था। ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको ये भी पढ़ के जाना पड़ेगा बच्चों, गलत नहीं करना है आपको, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज को लेकर। अगला सवाल समझ लेके इसको एक बार समझ लेते हैं। सहकारी समिति अधिनियम 1960 में भारत के सहकारी समितियों का गठन संचालन करने का कानूनी प्रावधान है। कानून बनाया गया, इसी में गठन का प्रावधान भी था। कैसे बनाया जाए, इसको बना तो लिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समृद्धि, समाज की उन्नति, सदस्य की आर्थिक सुधार करना और उनको समर्थन करना, कुल रूप से उनको सक्षम बनाना। और क्या था? जो कि सहकारी समितियों के माध्यम से साधा जा सकता है। इस अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों का गठन किया गया, रजिस्ट्रेशन किया गया, प्रबंधन किया गया, संचालन किया गया और मापदंड दर्ज किए गए। मतलब बताया गया कि सहकारी समिति बनेगी कैसे। इस अधिनियम के तहत गठन का भी पूरा विवरण इसी अधिनियम में दिया गया। तो थोड़ा सा याद रखिए बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1962 के नियम में 15वीं अनुसूची का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए, अच्छा सवाल है ये। 1962 के नियमों में 15वीं अनुसूची का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चे, जवाब देंगे मुझे, है? कोशिश करिए, सवालों के लेवल कुछ इसी टाइप के रहेंगे, आपको समझना पड़ेगा बच्चों। जवाब दीजिए। 1962 के नियमों में 15वीं अनुसूची का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? हाँ, कोई है? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। सहकारी समितियों का पंजीकरण की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करना। पंजीकरण को बोलेंगे रजिस्ट्रेशन। देखिए, जब नियम अपडेट होते हैं तो रजिस्ट्रेशन कैसे करें भाई? रजिस्टर भी तो करना पड़ेगा ना किसी चीज को। उस रजिस्टर को और बेटर बनाया गया। कैसे बेटर बनाया गया? देखो भैया, 1960 में तो नियम थे, 1962 में क्या हुआ? पंजीकरण के नियम आए। पंजीकरण के नियम पहले भी थे पर रजिस्ट्रेशन में बदलाव किया गया, है ना। मतलब ये जो नामकरण होना चाहिए, पंजीकृत आवेदन होना चाहिए और उसमें जो उद्देश्य है वो क्लियर होना चाहिए। ये पंजीकरण के रजिस्ट्रेशन के नियम थे। कोई भी पंजीकरण नहीं करवा सकता ना, उसके लिए नियम है। कम से कम सदस्यों का एक संगठन हो और कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए पंजीकरण कराने के लिए। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य तो मैं आपको बार बार बता चुका हूं, गठन करना, प्रबंधन करना, है ना। गठन क्या है? उसका स्ट्रक्चर बनाना, कितने लोग होंगे, कितना फंड आएगा, कैसे इस्तेमाल होगा। अब गठन करने के लिए कम से कम आपको 10 मेंबर चाहिए और आप जो भी है सहकारी समिति का नामकरण होना चाहिए, नियम के अनुसार होना चाहिए। आप पंजीकरण आवेदन जमा करोगे, फिर वो जाके आगे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। मतलब पंजीकरण आवेदन जमा करने के बाद, पंजीकरण के नियम को पालन करने के बाद आपको पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा, फिर बैंक में खाता खोलाना जाएगा, मतलब खोला जाएगा। ठीक है, ये सहकारी समिति का नियम है बच्चों,
है ना, ये डिटेलिंग आप पढ़ सकते हो, ठीक है, कि सहकारी समिति के पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद समिति बैंक खाता खोले ताकि वित्तीय लेन देन समिति की वित्तीय संचालन को सही तरीके से चला सके। तो ये अच्छे अच्छे सवाल इस लेवल के पूछे जाएंगे, समझ के चलिए। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी समिति अधिनियम 1960 में उल्लेखित सहकारी समिति का एक प्रकार नहीं है? देखिए 1960 की बात कर रही है, उस समय जो सहकारी समिति अधिनियम में कौन सा एक प्रकार का नहीं है, 1960 की बात कर रही है। आपको सवाल बनाते वक्त साल का भी ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। अब कौन सी सोसाइटी थी जो 1960 में नहीं थी? अब देखिए, याद रखना, जो गवर्नमेंट की भी जो सोसाइटी होती है ना, उनका भी एक बैंक खाता खोला जाता है ना, बैंक खाता ट्रांजेक्शन करने के लिए। बताइए वो कौन सी थी? बिल्कुल यहां पे समझिए, नहीं 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 नहीं, कमर्शियल बैंक थी बेटा, कमर्शियल। हाउसिंग सोसाइटी तो पहले से है, कमर्शियल बैंक देखो, शहर सरकारी बैंक थी, कृषि ऋण सोसाइटी थी, हाउसिंग सोसाइटी थी, वाणिज्य बैंक नहीं था। ये तो आपका एक कमर्शियल बैंक है ना, ये नहीं था उस समय, हाउसिंग सोसाइटी थी। समझाता हूं आगे, देखो जो कमर्शियल बैंक है वो एक प्रकार का वित्तीय संस्था है जो विशेष रूप से व्यापारिक और व्यवसायिक गतिविधियों की वित्तीय सेवा प्रदान करता है। भाई ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए कमर्शियल बैंक पहले से था, ये सोसाइटी में नहीं था। याद रखना, ये सोसाइटी में नहीं था, ये तो बिजनेसमैन के लिए था। और ये सोसाइटी समझ लीजिए एग्रीकल्चर और वो लोगों को ऊपर करने के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन थी। अब बिजनेसमैन की डाउन तो थी नहीं, ये बैंक लोगों को व्यापारिक संगठन के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं देता है। कमर्शियल बैंक, जैसे आप वहां जमा करते हो पैसा, अपना पैसा, वहां से आप ऋण ले सकते हो। चेक खाता, भाई चेक खाता कौन करेगा, इसका पैसा है। विदेशी मुद्राओं में सेवा, ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग करते हैं, अन्य वित्तीय सेवा। तो कमर्शियल बैंक कभी भी 1960 में सोसाइटी का हिस्सा था ही नहीं, ये याद रखना। हाउसिंग सोसाइटी थी, भाई गरीबों को घर देना, ये गरीबों को घर देने का जो नियम था वो कहां से आएगा? हाउसिंग सोसाइटी के तहत आता था फंड। अब आप इसको पढ़े नहीं हो करके आपको अलग लग रहा है ये, है ना, इस बात को ध्यान देना बच्चों, ठीक है। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, ध्यान में रखना। चलेंगे अगला क्वेश्चन, सहकारी समिति अधिनियम 1960 के तहत सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए आपके पास? ये तो पता होना चाहिए बच्चों आप लोगों को, कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए आपके पास, है ना। ये तो मैंने पहले भी कराया ना कि रजिस्ट्रेशन के लिए, पंजीकरण के लिए 10 सदस्य तो होने ही चाहिए। और जिसका भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हो उनका नामकरण होना चाहिए। आपको आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा, मतलब आपको आवेदन फॉर्म जमा करना पड़ेगा, है ना। जब भी कोई भी सोसाइटी को रजिस्टर कराएगा, ये नियम है, और इन्हीं नियमों से सवाल बनाएगा, इन्हीं नियमों से आपको एग्जाम में सवाल बनाएगा और आपको उस समय बनाना पड़ेगा। मेरी बातें आपको समझ आ रही है? सवाल आपको एग्जाम में ऐसे ही देखने मिलने वाले हैं, अलग कुछ नहीं मिलेगा, इसी टाइप से आपको एग्जाम में सवाल देखने मिलेंगे, ठीक है। यहां तक मामला क्लियर होगा, आगे चलते हैं, समझ लेते हैं इसके बारे में। सहकारी समिति अधिनियम 1960 के तहत सहकारी समिति का पंजीकरण के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी है? 10 होनी चाहिए। इसका मतलब किसी भी सहकारी समिति को रजिस्टर्ड होना है तो आपके पास 10 लोग होने चाहिए, वेरीफाइड। आपके उसका फॉर्म का नाम भी होना चाहिए, तभी आपको बैंक में खाता खोलकर लेन देन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इन सवालों को अच्छे से याद करना है बच्चों, वरना एग्जाम में ये गलत हो जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सहकारी समितियों के संदर्भ में लेखा परीक्षा और निरीक्षण मुख्य रूप से क्या संदर्भित करता है? लेखा परीक्षा, आपने महालेखा परीक्षा का नाम तो ऑडिटर बोलते हैं। ये ऑडिटर करते क्या है? भाई कोई भी समिति बनी है, समिति बहुत सारी बनती है, उसके अंदर पैसे का लेन देन गवर्नमेंट के थ्रू होता है, पर ऐसी कोई समिति बनेगी जो उस पैसे को चेक करेगी कि सही जगह पर इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कोई समिति बनेगी जो सही जगह पे, हाँ यहां तो क्लियर है ना मामला। भाई वित्तीय रिकॉर्ड और संचालन की जांच कौन करता है? ऑडिटर करता है कि भैया आपको गवर्नमेंट से फंड मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है। अगर आपने कृषि ऋण सोसाइटी खोला है ना, कृषि ऋण सोसाइटी चला रहे हो, तो अगर आप उनको प्रॉपर गवर्नमेंट के थ्रू उसका इस्तेमाल बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन चेक करेगा? लेखा परीक्षा, ऑडिटर बोलते हैं। ऑडिटर ऑडिट करता है आपके पैसों के लेन देन का, आपने कितना खर्च किया, कितना लिया, आपने क्या क्या किया, ठीक है। समझाता हूं आगे इसको समझना। देखो ऑडिटर, ऑडिट करने वाला सहकारी समिति को नियमित अंतराल पे, टाइम पीरियड पे वित्तीय लेखा परीक्षा करानी चाहिए। इसका मतलब कराते ही है लोग। ये पैरामाउंटिंग एडिटर होते हैं जो वित्तीय लेखा देखा, मतलब लेन देन, रिकॉर्ड्स, खाता किताब और वित्तीय लेन देन की जांच करते हैं। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट संस्था का ऑडिट होता है, बड़े से बड़ी प्राइवेट संस्था का ऑडिट होता है बच्चों। इस नियम के तहत ऑडिट होता है कि जो भी पैसे का लेन देन हुआ वो सही रूप से हुआ, सुनिश्चित करता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब निरीक्षण क्या होता है, समझना इस बात को। निरीक्षण समितियों पर समय समय पर वित्तीय निरीक्षण के अंदर वित्तीय प्राधिकरण, नियामक प्राधिकरण द्वारा निरीक्षित किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब जो भी लेन देन हुआ है, उसकी जो प्रक्रिया हुई है, उसकी निगरानी, कौन से बैंक से हुआ है, कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, आप किसने किसको ऋण दिया, इसमें कोई भी गलती मिलने पर एक प्रॉपर दंड का प्रावधान है।
तो याद रखिए, इनका लेखा मतलब जो भी जांच कौन करता है, ऑडिटर करता है, और निरीक्षण करने वाला करता है, इंस्पेक्शन करने वाला करता है बच्चों। ठीक है, याद रखना है, गलती यहां भी नहीं होना चाहिए। सहकारी समिति अधिनियम 1960 के तहत सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए मंजूरी देने के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है? बिल्कुल, अगर किसी समिति का रजिस्ट्रेशन कराना है तो कौन इसका जिम्मेदारी लेता है? गवर्नमेंट टेकर। बताइए मुझे, कौन लेता है जिम्मेदारी? अगर आपने अभी सुन लिया तो याद हो जाएगा, बाद में अगर आप कभी देखेंगे तो कौन लेता है जिम्मेदारी? जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके, है ना, कौन लेता है जिम्मेदारी? बिल्कुल सही जवाब के साथ आ रहे कई बच्चे। करेक्ट आंसर है सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार। भाई रजिस्ट्रार के पास ही तो रजिस्ट्रेशन होगा क्या? रजिस्ट्रार के पास ही तो रजिस्ट्रेशन होगा क्या? तो सवालों को पकड़ने का जो लूप होल होता है वो यहां से समझिए बच्चों, है ना। भाई सहकारी समितियों का जो मंजूरी देगा वहां के रजिस्ट्रार देंगे, पर ये भी देते वक्त पूरे नियम कानून देखते हैं, और नियम कानून में बता चुका हूं मिनिमम 10 सदस्य तो होने ही चाहिए। उसके बाद आपके फर्म का नामकरण, पंजीकरण होना चाहिए, आपका आवेदन होना चाहिए, फिर जिस बैंक में खाता खोला होगा उसका लेन देन का विवरण होना चाहिए। ये बहुत नियम के तहत इसको खोला जाता है स्टूडेंट। ऐसे सवाल भी एग्जाम में आते हैं, समझ लेते हैं इसके बारे में, है ना। एक बार और क्लियर करते हैं। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार सहकारी समिति अधिनियम 1960 के तहत भारत में सहकारी समितियों के पंजीकरण, प्रबंधन और पर्यावरणिक विनियमन के जिम्मेदार होते हैं, है ना। ये रजिस्ट्रार सरकार के प्रत्यक्ष वित्तीय निरीक्षक के रूप में कार्य करते हैं। उनके प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। तो पहला ही कार्य क्या है? पंजीकरण करना, समितियों का रजिस्ट्रेशन करना, और ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होते हैं बच्चों, इस बात को याद रखना। रजिस्ट्रार सहकारी समितियों का पंजीकरण आवेदन को स्वीकृत करते हैं, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के जिम्मेदार होते हैं, और इस प्रक्रिया में समितियों का उद्देश्य, सदस्यों की संख्या और नियमों की पालन की जांच होती है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये फंडा भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि ये काम किया जाता है। ठीक है, रजिस्ट्रार के द्वारा आवेदन पत्र लेगा, प्रमाण पत्र जारी भी करेगा, और साथ में समितियों का उद्देश्य क्या है, सदस्यों की संख्या कितनी है, और सारे नियम पालन हो रहे ये भी जांच करेगा। इस बात को याद रखना। बैंक सहकारी समिति अधिनियम 1960 के तहत सहकारी बैंक के पंजीकरण के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता कितनी होती है? इतना होना चाहिए। बताइए आंसर क्या होगा? न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता कितनी होती है ना। अभी थोड़ा सा इसमें चेंजेस आ गया है, पर मैं इसका एक आंसर देता हूं आपको, उसको रखना, और चेंजेस क्या है वो भी समझाऊंगा मैं आपको, है ना। नहीं, एक्चुअल में चेंजेस क्या आया है, जब ये समितियां बनती है ना, तो ये आपसे 10 लाख डिपॉजिट कराती है, पर अभी के परिपेक्ष में चेक कराया तो एक क्लोज निकल के आया, कोई भी न्यूनतम राशि का वर्णन नहीं है, अभी नहीं बता रहा है, ऐसा कोई भी न्यूनतम राशि का वर्णन नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल को आप थोड़ा सा होल्ड करिए, मैं इसको ऑथेंटिक बुक से चेक कर लेता हूं। वैसे 10 लाख है, आंसर सही है, 10 लाख है, पर मैं जब रीचेक करवा रहा था इस क्वेश्चन को, चेक कर रहे थे हम लोग, तो न्यूनतम राशि का वर्णन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आया मेरे पास, है ना। तो ठीक है, अपन इसको रखेंगे, पर 10 लाख याद करके चलना कि पंजीकरण के समय इतना राशि आपको लगता है, तभी बैंक अकाउंट ओपन करके लेन देन की प्रक्रिया चालू करते हैं। ठीक है, वैसे मैंने अभी हाल ही की बात बता रहा हूं ना, हो सकता है ये चेंजेस हो जाए, मैं बुक्स में चेक कर लूंगा एक बार। अगला, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत सहकारी आवास सोसाइटी बनाने की प्राथमिक उद्देश्य, मैंने बोला ना हाउसिंग सोसाइटी पहले से थी। हाउसिंग बोर्ड आपने सुना होगा, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का नाम आपने सुना होगा, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, आपने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का नाम सुना होगा। ये बनाता कौन है? ये हाउसिंग सोसाइटी तो बनाती है, ये गवर्नमेंट का ही है। कम रेट में जनता को देके उनको एक घर प्रदान करना, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी आपने सुना है ना, ये वही चीज है। बताइए, जाहिर सी बात है ना, सदस्यों को आवास की सुविधा प्रदान करना, है ना। आपने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सुना, वो हाउसिंग सोसाइटी है जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग ही काम करती है। किसके काम करती है? गवर्नमेंट के। इसमें फंड्स रिलीज होते हैं, सब्सिडीज मिलती है, उसके बाद ये मकान जब बनती बहुत सस्ते में, मतलब आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को, ऐसे गरीब लोगों को, आम आदमी को कम दाम में मिलती है। किसमें मिलती है? कम दाम में मिलती है। तो ऐसे चीजों को समझ के चलना है बच्चा, कोई भी गलत नहीं करेगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में राष्ट्रीय स्तर पर संचालित सहकारी समितियों के नियामक निगरानी रखता है? चलो बताओ कौन सा निकाय है, कमेंट करके जवाब देंगे सारे बच्चे। जी जवाब दीजिए बच्चों, है ना, कौन सा निकाय है? अच्छा सवाल है ये, सवाल समझिए बच्चों, क्वालिटी इसी टाइप का रहेगा सवाल का। बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, यहां पे आराम से बढ़ाइए। कौन है भाई? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। ये है जो भारत में राष्ट्रीय, बेटा राष्ट्रीय ना भाई, भारत की बात हुई मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पे बात हो गया। सहकारी समिति के रजिस्ट्रार नहीं होते, ये पंजीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं बेटा, पंजीकरण के लिए। पर यहां पे बोला है निगरानी, ये वर्ड समझिए ना बाबू लोग, आप लोग, निगरानी की बात हो रही है, वो भी भारत की निगरानी। तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इसकी निगरानी करता है बच्चों। होता क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनसीडीएस। देखो पहला सवाल आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है, एनसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है?
भारत सरकार के अधीन ये महत्वपूर्ण संगठन है, ये इंडियन गवर्नमेंट के अधीन है, जो कि सहकारी सेक्टर के विकास और वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है और यही निगरानी रखता है भारत की सभी सोसाइटीज को, सभी सहकारी को ये नजर रखता है। एनसीडीएस का मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये 1963 में स्थापित किया गया। तो इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चा, आपको हर प्रकार पढ़ के चलना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 1962 की नियम सहकारी समिति के कामकाज के लिए किस पहलू के लिए प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश प्रारूप प्रदान करता है? प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश प्रारूप प्रदान करता है, बताइए। अच्छा सवाल है। कामकाज की बात हुई है ना बेटा, कामकाज कि ये 1962 के तहत कामकाज कैसे होगा, तो नियम आपको पूरा याद रखना है। कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, जो कि 1960 में था, 1962 में ज्यादा चेंजेस नहीं है, पर कुछ कुछ चीजें बदली है। तो बताइए इसमें क्या होता है? वेरी गुड, जवाब दीजिए। 1962 के नियम, हाँ बेटे समझना, इसको समझना। इसमें क्या होता है? वित्तीय लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है। आप सवाल को पहले आराम से पढ़ो। 1962 के नियम सहकारी समिति के कामकाज के किस पहलू को चेक करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है बच्चों, समझना बात को। अब ये होता क्या है? इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ऑडिट। मैं बताया ना, ऑडिटर है ना, ये निरीक्षण टीम होती है, एक संगठन का एक वृत्तीय, जो कि संख्या, लेखा देखा वित्तीय प्रक्रियाओं की जांच करते हैं। इनका मुख्य संगठन में वित्तीय सत्यता और निगरानी रखना। कहने का मतलब जो भी लेन देन हो रहा है सोसाइटी के माध्यम से, एग्जांपल समझेंगे, हाउसिंग बोर्ड की सोसाइटी है ना, जो कि घर बना के देती है। अब वहां पे झोल हो गया पैसे का, मतलब पैसा नुकसान कर दिए, पैसा खा गए और घर बेकार बना, तो चेक कौन करेंगे? ये ऑडिटर चेक करते हैं। कितना पैसा दिया, कितना क्या हुआ, इसको याद रखना है बच्चों, ठीक है। इसी के लिए इस सोसाइटी में फाइनेंशियल ऑडिटर बैठाए गए हैं कि पैसा कितना दिया और काम कितना हुआ, इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। चलो, कौन सा अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक के सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी करने का अधिकार देता है? बहुत प्यारा सवाल है, कमेंट करके जवाब दीजिए, जवाब दीजिए बच्चों। हाँ, दोनों पढ़ना है आपको, 1960 भी पढ़ना है और 1962 भी पढ़ना है, ठीक है बेटा, जवाब दीजिए। हाँ पढ़ेंगे, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? कौन सा अधिनियम? आरबीआई बेटा, आरबीआई की बात आएगी तो आरबीआई क्या है? एक बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 है ना। विनिमय, पैसों का लेन देन, सोसाइटी बनी है तो उसमें पैसों का लेन देन तो बैंकों के माध्यम से होगा ना। अब जिला सहकारी बैंक है जहां पे किसानों के लिए हर चीज उपलब्ध है, इसका विनिमय, पैसा को लेन देन, इशू कौन करेगा? कोई भी गवर्नमेंट जब पैसा इशू करती है ना, तो डायरेक्ट खाता में नहीं आता है, आरबीआई से रिलीज होता है या इंडियन फंड से रिलीज होता है। इस चीज को याद रखना बच्चों, ठीक है, अच्छे से पढ़ के चलना, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ लेंगे। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, विनिमय अधिनियम 1949 में बैंकिंग सेक्टर को विनियमित करने और संचालित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून बनाया गया है ना। इस अधिनियम के तहत भारतीय बैंकों का संचालन, वित्तीय प्रबंधन, विनियमन के कई पहलुओं को निर्धारित किया गया और उसकी निगरानी कौन करेगा? आरबीआई करेगा। तो पैसों के लेन देन और बैंकों की निगरानी वाला क्वेश्चन आएगा तो लगाएंगे कौन करेगा बेटा? आरबीआई करेगा, याद रखना। अगला सवाल, सहकारी समिति अधिनियम 1960 के तहत संचालन क्षेत्र के संबंध में सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए प्राथमिक आवश्यकता क्या है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये। प्राथमिक आवश्यकता क्या है? संचालन के क्षेत्र के संबंध में प्राथमिक आवश्यकता क्या है? जवाब दीजिए। ऐसे ही सवाल आएंगे एग्जाम में ना, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? हाँ, 300 पोस्ट वाले पढ़ेंगे इसको, जवाब दीजिए बच्चों, क्या है? नहीं, देखिए, आप कहीं भी रह के इसका संचालन कर सकते हो, कहीं भी रह के इसका संचालन कर सकते हो, परिचालन के क्षेत्र में कोई प्रतिबंध नहीं है। समझिए बात को। आपका ऑफिस, भाई सोसाइटी का ऑफिस कहीं भी हो सकता है ना, वो दिल्ली में भी खोल सकता है, वो मुंबई में भी खोल सकता है, कहीं भी खोल सकता है ना। संचालन क्षेत्र का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। इसे एक ही राज्य संचालित करना होना चाहिए, काहे होगा भाई? सभी राज्य से होता है संचालित, इसे कई राज्य से संचालित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो बिल्कुल बात ही नहीं है, आप कहीं से भी संचालित कर सकते हो, कोई भी प्रतिबंध नहीं है इस पे, है ना। याद रखना है, सवाल फंसाने वाला सवाल था बच्चों, ठीक है। संचालन के बारे में कहीं से भी संचालित कर सकते हो, बाकायदा नियम कानून से करना पड़ेगा इसको, ठीक है। मेरे हिसाब से बातें आपको क्लियर हो गई स्टूडेंट, ठीक है। देखिए बच्चों, आज हमने